फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, फिक्र आपकी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आपने कश्मीर में पत्थर चलते तो देखा होगा कई बार, लेकिन पत्थरबाजों की एक कंपनी कहां से चलती है आज आप पहली बार देखेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन व्हाइट हाउस के ठीक नाक के नीचे से निकली ये रिपोर्ट है। पत्थरबाज कंपनी को एक्सपोज करने वाली है और फिर आपको अफगानिस्तान के वॉर जोन में ले चलेंगे। वो जगह दिखाएंगे जहां अलकायदा का आतंकी उसामा बिन लादेन रहा करता था। आज तोरा बोरा की उन्हीं पहाड़ियों पर आतंकियों से अफगान आर्मी की जंग छिड़ी हुई है। आतंकी ही तरह एक और दुश्मन के इसी महीने भारत में दाखिल होने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना को लेकर अब तक सटीक भविष्यवाणी करते रहे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर इसी महीने में आ सकती है। यह खतरा कितना बड़ा होगा, इसे विस्तार से समझना जरूरी है। और फिर आपको लोकतंत्र की जंग की एक और नई तस्वीर दिखाएंगे। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर बुलाया और नाश्ता कराया, लेकिन क्या इस नाश्ते के जरिए ही 2024 का रास्ता निकलेगा, ये हम आज के मेन्यू से समझेंगे। सबसे पहले फिक्र सरहद की, बड़ी फिक्र कश्मीर की। 5 अगस्त 2019 ये वही तारीख है जिसके बाद कश्मीर बदल रहा है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद घाटी में अमन चैन पसर रहा है, लेकिन घाटी की बदलती तस्वीर देखकर पाकिस्तान का कलेजा फट रहा है। कश्मीर के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों के बीच हाय तौबा मची हुई है और इस सब के बीच कश्मीर के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। आज हम इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। आपको बताएंगे कि 54 साल की एक विदेशी महिला पाकिस्तान से पैसे लेकर और अमेरिका में बैठकर कश्मीर में आग लगाने की कौन सी स्क्रिप्ट लिख रही है। लेकिन पहले आपको संक्षेप में यह बता दें कि यह सब होता कैसे है। यह सब पाकिस्तान और इमरान खान की सत्तारूढ़ पार्टी तहरीक इंसाफ के इशारे पर हो रहा। तहरीक इंसाफ के नेता बिलाल अहमद गफ्फार इसके सूत्रधार हैं। उन्होंने कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए 2 लॉबिंग फर्म बनाए, जिसका नाम है कश्मीर एक्शन नेटवर्क और चिनार कंसल्टिंग, जिसकी सूत्रधार 54 साल की जर्मन महिला करीन जोदा फिशर हैं, जो एक बार फिर से कश्मीर में पत्थरबाजों को एक्टिव करने के मिशन में जुटी हैं। कश्मीर से 11,000 किलोमीटर दूर घाटी के अमन को बिगाड़ने की साजिश रच रही हैं। कैसे हो रहा है ये सब, देखिए अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से हमारे संवाददाता रोहित शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चंद साल पहले तक कश्मीर घाटी में यह तस्वीरें आम हुआ करती थी। घाटी में हर रोज पत्थर चला करते थे। भारत के जवान लहूलुहान हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाले इस पथराव के बीच पाकिस्तान की साजिश थी। पड़ोसी मुल्क का बेहिसाब पैसा आ रहा था, लेकिन अब आप उस पत्थर और पैसे के पीछे का पूरा रूप देखिए। कश्मीर घाटी में पत्थर बरसाने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद से पैसा निकलता है, जो अमेरिका में व्हाइट हाउस के ठीक सामने वॉशिंगटन डीसी पहुंचता है और वहां से कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों तक पहुंचता है। और ये सिर्फ सनसनीखेज आरोप नहीं है, बल्कि टीवी 9 भारतवर्ष कश्मीर से 11,420 किलोमीटर दूर पत्थरबाज कंपनी के उस हेडक्वार्टर तक जा पहुंचा है, जहां पर पत्थरबाजी का टारगेट तय होता है और डॉलर में डीलिंग होती है। वॉशिंगटन डीसी का यही वो W होटल है जो मेरे पीछे आप इस तरफ देख सकते हो, और आप इस तरफ पीछे देखेंगे मेरे, यहाँ पे है कैपिटल हिल और इस तरफ पीछे है व्हाइट हाउस। इसी होटल की लॉबी के अंदर जो लोग मौजूद होते थे उन्हें लॉबिस्ट कहा जाता था,
और ये वही लॉबिस्ट है जो लगातार इस होटल की लॉबी में बने रहते थे ताकि वो पीछे कैपिटल में जो कांग्रेसमैन है उनके साथ और व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के साथ अपने मुद्दों को उठा सके। सवाल उठता है कि घाटी में युवाओं की अक्ल पर पत्थर डाल देने वाली ये पत्थरबाज कंपनी किसकी है? तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस कंपनी के अंग्रेज प्रेसिडेंट करीन जोधा फिशर से। ये जर्मन मूल की अमेरिकी नागरिक है जो 2016 में टूरिस्ट वीजा पर सैर सपाटे के बहाने भारत आई और फिर कश्मीर घाटी को साजिश का अड्डा बना दिया। माना जाता है कि 54 साल की यही वो शातिर सैलानी है जिसने पत्थरबाजों को पैसे बांटे और घाटी में उपद्रव को आम बना दिया। करीन जोधा फिशर भारत में 2006 से लेकर 2016 तक 10 साल तक टूरिस्ट बन के रह रही थी और करीन जोधा फिशर को 2016 में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए भारत सरकार ने देश निकाला दे दिया। तब से करीन जोधा फिशर वॉशिंगटन डीसी में हर मंच पे भारत विरोधी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करती है और पाकिस्तान के लिए बराबर लॉबिंग करती है। आखिर 10 साल बाद जब इस तथाकथित अंग्रेज टूरिस्ट के राज खुलने लगे, पाकिस्तान से शातिर लिंक खुलने लगे और पत्थरबाजी के पीछे छिपे चेहरे बेनकाब होने लगे, तो देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में भारत सरकार ने इसे निष्कासित कर दिया, जो अब इसकी जुबान पर भी है। Dad, I lived there for 10 years. Almost all my friends were pro-merger with Pakistan. Solidly Gilani followers. So, you know, if somebody asked me about my own statistics of the many people I know, okay, and worked with in the valley, it was definitely pro-Pakistan merger. अब एक बार फिर पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री में चलिए। वॉशिंगटन डीसी में W नाम का एक होटल है जिसे लॉबीइस्ट की लॉबी कहा जाता है और अब फिशर का भी यही ठिकाना है जिस ठिकाने से विस्फोटक खबरें आ रही हैं। सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 7 समंदर पार अमेरिका की राजधानी में भारत के खिलाफ एक बार फिर साजिश रची जा रही है। कश्मीर में फिर से पत्थरबाजों को उकसाने की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। लिहाजा हमने इस साजिश के सूत्रधार करीन जोधा फिशर को लेकर अमेरिकी सीनेट के रिकॉर्ड्स खंगाले और काफी खोजबीन के बाद 2 लॉबिंग फर्म के दस्तावेज हमारे हाथ लग गए। इन दस्तावेजों में साफ लिखा है कि इमरान खान के इशारे पर 2 फर्म के जरिए कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जनवरी 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के पॉलिटिकल लीडर बिलाल अहमद गफ्फार ने 2 लॉबिंग फर्म बनाई। एक का नाम है कश्मीर एक्शन नेटवर्क और दूसरे का नाम है चिनार कंसल्टिंग। ये दोनों कंसल्टिंग लॉबिंग फर्म्स अमेरिका में पाकिस्तान के लिए लॉबिंग कर रही है और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान अमेरिका के पास आ जाए। इन दोनों लॉबिंग फर्म की एक ही लॉबिस्ट है जिसका नाम है करीन जोधा फिशर, जिसका महीने का जो अगर आप उसकी उनकी कंसल्टिंग फीस है वो $7,000 है, यानी करीब $14,000 एक महीने के, और अगर आप इसका हिसाब एक साल के लिए लगाए तो ये करीब $160,000 के आसपास आता है। करीन जोधा फिशर से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की। इन दस्तावेजों से साफ होता है कि करीन जोधा फिशर वॉशिंगटन में पाकिस्तान की एजेंट है और इसी साल 5 फरवरी को न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में कश्मीर दिवस को मान्यता देने को लेकर पारित बिल के पीछे भी उसी के चिनार कंसल्टिंग और कश्मीर एक्शन नेटवर्क का हाथ था। हमने इस साजिश को लेकर पड़ताल आगे बढ़ाई तो ट्विटर स्पेस में जोधा के बयान से ही उसकी कश्मीर कॉन्स्पिरेसी पर मुहर लग गई। Last year, you may remember, we managed to get that resolution from the New York State Assembly, you know, essentially recognizing Kashmir as a dispute. And that was a major victory. So I think we need to go beyond Washington to the state levels as well. फिशर की साजिश अब और भी बड़ी है।
अब पाकिस्तान के मिशन कश्मीर को एक्टिवेट करने के लिए फिशर एक नया सॉफ्टवेयर खरीद रही है, जिससे अमेरिकी सीनेट के प्रतिनिधि ऑटोमेटिक तौर से जुड़ सकेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर नई हवा बह सकेगी। 10 साल तक हिंदुस्तान में रहने वाली करीन जोधा फिशर अब खुलकर कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। उसके ट्विटर हैंडल से भी यही साबित होता है और उसकी बातचीत भी इसी सोच को दर्शाती है। Maybe everybody can think a little bit how could we create the bring back some of the spirit that had Kashmir erupt like the Arab Spring. You know, and 2008 was just phenomenal. There were people out there in lakhs, and they weren't pelting stones. They were just out there. You know, and how we could somehow bring some of that back and create confidence in them that if they did this, we would all, we meaning, you know, Pakistan, our allies. भारत के निष्कासन के 6 साल बाद भी करीन जोधा फिशर का सपना नहीं टूटा। उसे अभी भी पाकिस्तान से पैसे मिलने और घाटी में पत्थर चलने की उम्मीद है, लेकिन अब हालात जुदा हैं। कश्मीर बदल रहा है, विश्व मंच पर भारतवर्ष मजबूत हो रहा है और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो रहा है। अमेरिका में लॉबिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से अब पाकिस्तान के हालात है, जिस तरह से पाकिस्तान अब पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया है, ये जो पाकिस्तान के लॉबिंग एफर्ट्स है, ये साफ दिखाते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत डेस्परेट सिचुएशन में आज है। वॉशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा, TV9 भारतवर्ष। एक सवाल जो सबके मन में वो ये है कि जब कल ही सीआईडी का सर्कुलर आया था पत्थरबाजों को लेकर, तब महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जी ने बहुत सारे बयान दिए थे। अब इस खबर के बाद उनके कौन से बयान होंगे? खामोशी खतरनाक होती है। कश्मीर में पत्थरबाजी के पीछे पाकिस्तान है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। देश की संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी की संख्या में खासी कमी आई है। वर्ष 2017 में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की 1412 घटनाएं हुई, 2018 में 1458, 2019 में पथराव की लगभग 2000 घटनाएं हुई हैं, जो कि 2020 में घटकर 255 हो गई हैं। इस साल यानी 2021 में 2 मई को पुलवामा के एक इलाके में मुठभेड़ में आतंकियों को बचाने के लिए लोगों ने पथराव किया। इसके बाद बारपुरा के में 12 मई को भी नकाबपोशों ने पथराव किया। इसके अलावा पत्थरबाजी की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों पर पत्थर फेंकने वालों पर अब सरकार भी सख्त एक्शन के मूड में। 2 दिन पहले प्रशासन ने आदेश जारी किया। सीआईडी का सर्कुलर था कि पत्थरबाजी करते पकड़े जाने पर ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी, ना ही पासपोर्ट पर वीजा लगेगा। हालांकि पिछले 2 साल में घाटी बहुत बदल चुकी है। जिन युवाओं के हाथों में पत्थर होते थे, वो आज पुलिस और सेना में भर्ती हो रहे हैं। कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। आज भी वहां हमने कुछ युवाओं से बातचीत की तो उन्होंने भी यही बताया कि पत्थर चलाकर कुछ हासिल नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जिन पत्थरबाजों को गलती का एहसास हो चुका है, वो मुख्य धारा में लौट चुके हैं। उन पर सरकार की नई सख्ती नहीं लागू होनी चाहिए। मतलब हम देखते थे घर से बाहर बहुत सारे जो बंदे थे, मतलब वो पथराव करते थे। हमें लगता था कुछ इसमें कुछ खास है, ऐसी मतलब देखने को मिलता था। मतलब वो सड़कों पे निकलना लगता था कुछ अलग ही माहौल है। इसी वजह से मतलब फिर वहाँ पे हम देखते थे वो पत्थर मारते थे, तो हमें भी लगता था इस पत्थर मारने से हमें भी कुछ हासिल होगा। लेकिन फिर जब समय और टाइम जाता गुजरा तो इससे पता चला इससे कुछ हासिल होने वाला है ही नहीं, क्योंकि इससे सबका जो भी आज तक इसमें फंस गया वो उसका कैरियर पूरी तरीके से ख़राब हो गया। जो पिछली जो सरकारों में जो मामले रहे वो उनकी नाकामियाँ थी। जो भी सक्सेसिव रिजीम्स रहे वो नाकाम हुई नौजवानों को सुनने में।
एब्रोगेशन के बाद गवर्नमेंट की जो आउटरीच रही वो कामयाब हुई। नौजवान आज के डेट में आपको कहीं नज़र नहीं आते स्टोन पेल्टिंग में या किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। तो अगर किसी नौजवान से पहले कोई गलती हुई हो और वो अब मेन स्ट्रीम में पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है, मेरे हिसाब से ऐसे ऑर्डर्स आज नहीं निकालने चाहिए थे। जिन नौजवानों के भविष्य की बात हो रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा 2018 में महबूबा मुफ्ती ने बकायदा खुद कहा कि 11,290 लोगों को पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। मुख्यमंत्री थी तब वो कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि पाकिस्तान अब कश्मीर में पढ़ाई के लिए जा रहे कश्मीरी युवाओं को आतंक के दलदल में धकेल रहा है। हाल ही में कश्मीर में मुठभेड़ में आतंकी शकीर अल्ताफ भट्ट के मारे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को इसकी बड़ी जानकारी लगी। पता चला कि अल्ताफ भट्ट साल 2018 में वैध पासपोर्ट पर पढ़ाई के लिए पाकिस्तान गया था, लेकिन आतंकी बनकर वापस लौटा। सुरक्षा एजेंसियों ने इसके बाद साल 2015 से और 19 के बीच जारी सभी पासपोर्ट की समीक्षा की तो पता चला कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में पढ़ाई करने गए 40 युवाओं में से 28 युवा आतंकी बनकर लौटे। 3 साल में घूमने गए पाकिस्तान 100 कश्मीरी युवा वापस ही नहीं लौटे। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि ये युवा पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गए होंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका की जो रक्षा विभाग है, पेंटागन के बाहर फायरिंग हुई है, कई लोग घायल हो गए हैं। पेंटागन के बाहर फायरिंग के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ है। रोहित, वॉशिंगटन डीसी से क्या जानकारी है? देखिए निशांत, अभी से कुछ आधे घंटे पहले, पौन घंटे पहले रिपोर्ट आने लगी कि पेंटागन जो वो लॉकडाउन में है, और उसके बाद ये खबर आई है कि यहाँ पे जो है एक पुलिस ऑफिसर जो है उसको शूटिंग हुई है, उसको गोली लगी है, और जो सस्पेक्ट है, एक जो सस्पेक्ट है उसको भी जो पेंटागन की पुलिस है उसने गोली मारी है। और ये नहीं पता कि अभी उसकी क्या स्थिति है, लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। लेकिन पूरी तरह से जो पेंटागन के आसपास का एरिया है वो पूरी तरह से लॉकडाउन है। और ये जो शूटिंग हुई थी ये बस स्टॉप के बाहर हुई थी। पेंटागन जो है वो एक्सेसिबल है मेट्रो से और बस से, तो बस स्टॉप पे इस तरह की शूटिंग हुई है। और मार्च में भी इस तरह की पहले एक और शूटिंग हुई थी। तो अभी जो है स्टोरी डेवलपिंग है। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप इस पे अपडेट हमें देते रहिएगा, हम आपके पास आते रहेंगे इस खबर पर। अफगानिस्तान की ओर रुख कर रहे हैं। अफगानिस्तान को जंग की आग में जला रहा तालिबान अकेला नहीं है। वहां अब भी दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अल-कायदा एक्टिव है और उसके लड़ाके तालिबानियों के साथ मिलकर अफगान फौज पर गोलियां बरसा रहे हैं। अफगानिस्तान के ऐसे ही एक इलाके में TV9 भारतवर्ष की जांबाज टीम पहुंची, जहां एक तरफ अल-कायदा के आतंकी बम गोला बारूद जला रहे थे तो दूसरी तरफ अफगान सैनिक मोर्टार और RPGs की मदद से मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। वो एरिया है जो बिल्कुल उसके साथ है, अलकायदा का बेस हुआ करता था। उसामा बिन लादेन के एस्केप रूट यही था। पहला टीवी चैनल है जो आपको यहाँ पर पहुँच के दिखा रहा है कि अलकायदा का कहाँ बेस था, किधर से निकला। एक RPG फायर किया जाएगा मेरे पीछे, अगर आप देखें सीधा RPG फायर किया गया और अब यहाँ से फायर किया जा रहा है उस पोजीशन पे। मौर्य उधर दिखाइए, मौर्य उधर RPG जहाँ फायर किया गया है पहाड़ियों पर, वहां पर अलकायदा का बेस भी हुआ करता था, माना जाता है। मौर्य जी नीचे। अफगानिस्तान में जमीन पर कब्जे के लिए भीषण जंग छिड़ी है। हर वक्त बेतहाशा बारूद बरसता है। जिंदगी और मौत के बीच बस पल भर का फासला है। ऐसे जंगी माहौल में साहसिक पत्रकारिता के प्रतीक TV9 भारतवर्ष के जांबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य डट कर खड़े हुए हैं। हर दिन जंग के अलग अलग मोर्चे से जान की बाजी लगाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही बैटल ग्राउंड में ले चलेंगे जहां TV9 भारतवर्ष की टीम अल-कायदा के आतंकियों की गोलियों के बीच घिर गई। ध्यान से देखिए ये रिपोर्ट।
अफगानिस्तान में तालिबानी बंदूकों से बारूद बरस रहा है। कुंदूज से लेकर कंधार तक नरसंहार हो रहा है और ऐसी ही तस्वीरें 3 महीने से लगातार आ रही हैं। 3 महीने से अफगानिस्तान से आती इन तस्वीरों को पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन क्या अफगानिस्तान में कब्जे की जंग इतनी सी ही है? बिल्कुल नहीं। अफगानिस्तान के वॉर जोन में मौजूद TV9 भारतवर्ष की टीम ऐसे इलाके में पहुंच चुकी है जहां ओसामा बिन लादेन 7 सालों तक छिपा रहा और जहां अब भी आतंकी संगठन अल-कायदा का ठिकाना है और जहां अभी भी अफगानी सेना का सीधा सामना दहशत और खौफ से हो रहा है। यहां आगे बढ़ने के लिए अफगान फौज के पास एक ही रास्ता है, अटैक, फायरिंग और कवर फायरिंग। और ये इलाका अफगानिस्तान पाकिस्तान का सरहदी जिला आजरा है। अफगान फौज के साथ TV9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य यही मौजूद हैं। आजरा के कई इलाके में कब्जा जमाए बैठे अल-कायदा और तालिबान को पाकिस्तान में मौजूद अल-कायदा के कंट्रोल रूम पारा चिनार से मदद मिल रही है और अफगानी सेना ने TV9 की टीम के साथ आजरा के उसी गढ़ की तरफ कूच किया जहां उनका सामना अल-कायदा और तालिबान के आतंकियों से होना था। एक बार फिर हम फॉरवर्ड लोकेशंस की तरफ मूव करें और आज हमारा टारगेट होगा पारा चिकारा, यानी वो इलाका जो पाकिस्तान के इलाके में आता है और जिसको कैंप कहा जाता है अल-कायदा का और दूसरे का। दरअसल ये लगातार इनपुट मिल रहा है कि पारा चिकारा से लगातार एक रोड बनाई जा रही है, प्रॉपर रोड जो अफगानिस्तान के इलाकों में आएगी, बॉर्डर इलाकों में, और उसका मकसद होगा कि रसद लाइन तैयार करनी अल-कायदा के लिए और दूसरे की। अभी हम बख्तरबंद गाड़ियों में बैठेंगे और उसी तरफ जाएंगे। लगातार हमारी कोशिश रहेगी आपको इनपुट देना। इस मिशन के लिए अफगान आर्मी के जवान तैयार हुए, पूरा काफिला तैयार हुआ, पूरी रणनीति बन गई और फिर TV9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य को भी तैयार किया गया है ताकि मैदान जंग से रिपोर्टिंग के दौरान दोनों पूरी तरह महफूज रहें। इन तैयारियों के बाद हमारी टीम अफगान फौजियों के साथ आगे बढ़ी, लेकिन रास्ते में ही एक घर से काफिले पर फायरिंग होने लगी। सामने जो घर आपको नजर आएंगे, अगर मौर्य आपको दिखा रहे हो, मेरे उल्टी तरफ जो घर है वहां से फायर आ रहा है और अभी बीच में ये एम्बुश है या क्या कुछ नहीं पता, लेकिन उन घरों के ऊपर से लगातार हमारे कॉन्वॉय के ऊपर फायर आया था, जिसके बाद उनके ऊपर यहाँ से भी फायर किया जा रहा है जिन गाड़ियों में हम हैं। और अभी कोशिश है कि इस फायर को किस तरीके से उधर की फायर को रोका जा सके और फिर आगे कॉन्वॉय को मूव करा जा सके। दरअसल अगर जो रोड होती है उनके आसपास के घरों से अक्सर तालिबानी या फिर आतंकी इस तरीके से छुप जाते हैं और वो वहां से फिर उस चीज को अटैक करते हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अफगानी फौज ने यहां तालिबानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। तालिबान पर जबरदस्त काउंटर अटैक किया गया। तालिबान की एक गोली के जवाब में सैकड़ों गोलियां चली। हालांकि TV9 भारतवर्ष की टीम अफगान सैनिकों के साथ जिस मिशन पर आगे बढ़ रही थी उसका ठिकाना था आजरा, लिहाजा काफिला आगे बढ़ा। TV9 भारतवर्ष की टीम भी इस काफिले के साथ आगे बढ़ती गई। जल्द ही हम उस इलाके में पहुंच गए जो कई सालों तक अल-कायदा का बेस रहा, जहां आतंकी ओसामा बिन लादेन का ठिकाना रहा, जहां तालिबानियों का ट्रेनिंग कैंप था। तोरा बोरा की इन्हीं पहाड़ियों के बीच का इलाका है आजरा। हमारी टीम डेथ वैली के नाम से मशहूर आजरा इलाके के बीचों बीच मौजूद थी। यहां अफगान फौजियों का टारगेट था अल-कायदा के आतंकियों का गढ़, वो गांव जहां अभी भी अल-कायदा और तालिबान का कब्जा है।
में कवर इससे दे रखा है गाड़ियों से, बख्तरबंद गाड़ियों से। लेकिन सामने जो गांव देकर आप देख रहे हो, ये बेसिकली आजरा का वो जगह है जहां से वहां से लगातार अलकायदा और तालिबान मूव करता है। और ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये उनकी स्ट्रैटेजिक रोड है जिसको यहाँ पर रोकना है, इनको पोजीशंस लेना है। दरअसल लगातार इनको मदद मिल रही है पाराचिकारा से कि वो आगे की तरफ, काबुल की तरफ बढ़े, और उसी को रोकने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आजरा में अलकायदा के कब्जे वाले इस गांव पर अफगान फौजियों का ऑपरेशन शुरू होने वाला था। अटैक की स्ट्रैटेजी बन गई थी और चंद सेकंड बाद ही ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक्शन भी शुरू हो गया। यहाँ पर ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि लगातार जो मशीन गन से और दूसरे जो आरपीजीज की मदद से पोजीशंस को किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा था कि आजरा का इलाका है। आजरा बिल्कुल पाकिस्तान के जो पारा चिरार इलाका है उससे बिल्कुल लगता हुआ इलाका, और पारा चिनार जो अलकायदा का बेस भी हुआ करता था। माना जाता है कि ये लगातार इसलिए क्योंकि आजरा के ऊपर ही, यहाँ पर इसी इलाके के अंदर ही यहाँ से मूव किया जा रहा है। अफगान फोर्स की फायरिंग और जवानों की पोजीशन से बिल्कुल साफ हो गया कि अलकायदा के गढ़ से भी भयंकर काउंटर फायरिंग हो रही है। यकीनन अफगान फोर्स के लिए अब हर हाल में गांव पर कब्जा करना जरूरी था और अफगानी फोर्स ने इसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत भी झोंक दी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, मौर्य जी नीचे, मौर्य जी नीचे 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 नीचे। और अगर आप देखें चारों तरफ आपको फायर नजर आएगी। यहाँ पर मेरे इस तरफ अगर आप देख रहे हो तो चारों तरफ तोरो बोरा के पहाड़ियों से घिरे इस इलाके में अलकायदा के कई ठिकाने हैं। एक रणनीतिक सड़क भी इसी इलाके से गुजरती है। इसी सड़क पर अफगान आर्मी ने दूसरी तरफ भी मोर्चा लिया। चारों तरफ आपको फायर नजर आएगी। यहाँ पर मेरे इस तरफ अगर आप देख रहे हो तो मौर्य जी अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ चल के दिखाएं, आइए नीचे रह के चलना। ये आप आरपीजी फायर करने की कोशिश में है। देखिए अगर आप देखें, ये आरपीजी का फायर गया सीधा उस लोकेशन पे। अगर आप देखें, ये टीम जो है यहाँ पर अटैक करती हुई, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि अभी आपके लिए इन पोजीशंस को मेंटेन करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अफगान फोर्सेस आजरा के इलाकों को दोबारा से अपने हाथ में लेना चाहती है। ये आखिरी इस प्रोविंसेस की जो डिस्ट्रिक्ट है वो इलाका है। अफगान सेना के मोर्चा लेने का मकसद था पाकिस्तान से लगे आजरा की कमान दोबारा अपने हाथ में लेना, क्योंकि अलकायदा दहशत की सड़क के रास्ते काबुल की तरफ बढ़ना चाहता है। इसलिए सरहदी मुहाने पर आजरा बेहद अहम इलाका माना जाता है। इस इलाके की बनावट एक तरफ मैदानी है तो दूसरी तरफ पहाड़ी। इसलिए अमेरिकी फोर्स को आजरा तक के इस संवेदनशील इलाके में दाखिल होने में 7 साल लग गए। यहां तक कि इसी इलाके से अलकायदा का आका ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में दाखिल हुआ। अभी भी इस इलाके में अलकायदा की धमक है, जिसे खत्म करने की कोशिश अफगानी सेना कर रही है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अलकायदा का बेस है। माना जाता है कि ओसामा बिन लादेन इन्हीं इलाकों से पारा शिकार की तरफ गया था। और नीचे नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। और इन्हीं इलाकों के अंदर करीबन अमेरिकी फोर्सेस को भी इस इलाके में घुसने में 7 साल लग गए थे। और अभी इस इलाके में लगातार अफगान फोर्सेस अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, गांव में छिपे आतंकियों को बाहर निकालने के लिए जैसे ही अफगान आर्मी ने फायर किया, दहशतगर्दों ने बारूद बरसाकर जवाब देना शुरू कर दिया। गोलीबारी इतनी भारी होने लगी कि पोजीशन कैप्चर कर पाना भी नामुमकिन सा लगने लगा। फायर और कवर फायर का सिलसिला चल पड़ा। आरपीजी का इस्तेमाल किया जा रहा है लगातार उन पोजीशंस को मेंटेन रखने के लिए या फिर उनको बर्बाद करने के लिए। जो सामने आजरा की तरफ का इलाका है, 14 से 15 किलोमीटर ये पाकिस्तान का वो पहाड़ियाँ जो है वो बॉर्डर इलाका है, पाकिस्तान की एरिया पड़ता है। और आजरा ये आखिरी जो डिस्ट्रिक्ट है इस पूरे इलाके की, और ये ऑपरेशन को अभी आगे लेकर यहाँ से मूव करेंगे।
आजरा के इस इलाके में अमेरिकी फौज के जाने के बाद अल-कायदा और तालिबान मजबूत हुआ है, लेकिन अब अफगानी फौज इसे किसी भी कीमत पर अल-कायदा या फिर तालिबान का गढ़ नहीं बनने देना चाहती। आखिरकार अफगानी सेना यहां कामयाब रही और फिर आगे के लिए मिशन पर निकल गई। और अब बात सियासत की, जिसे समझने के लिए हम आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर आप उन नेताओं की देख रहे हैं जो विपक्षी दलों से आते हैं। आज सुबह कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया। इस आयोजन में बीएसपी और आम आदमी पार्टी को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दल शामिल हुए। नाश्ते के बाद सांसदों ने संसद तक साइकिल मार्च निकाला। महंगाई के खिलाफ तख्तियां लेकर करीब 150 सांसदों का दल साइकिल चलाते हुए संसद तक पहुंचा। और तीसरी तस्वीर संसद की है, जहां गतिरोध जारी है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई भारी हंगामे के बीच कल तक के लिए स्थगित हो गई। प्रधानमंत्री मोदी को आज यहां तक कहना पड़ा कि इस तरह से संसद के काम में बाधा डालना संसद, संविधान, लोकतंत्र और देश का की जनता का अपमान है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को जो नाश्ता कराया उसके मेन्यू में क्या क्या था। बताया जा रहा है कि राहुल की पार्टी में नाश्ते की टेबल पर छोले भटूरे, इडली, उपमा, सैंडविच और बड़ा सांभर परोसे गए। कांग्रेस के अलावा एनसीपी, टीएमसी, शिवसेना, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के 150 से ज्यादा नेता नाश्ते में शामिल हुए। और मेन्यू से साफ है कि छोले भटूरे से लेकर इडली तक खिलाकर हर क्षेत्र के सांसदों का ख्याल रखा गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब इन सांसदों का नाश्ता चल रहा था, तब बाहर इनके लिए साइकिलें तैयार खड़ी थी। खास बात यह है कि हर साइकिल बिना करियर वाली, यानी साइकिल खुद चलाइए, लेकिन किसी को साथ बैठाने की गुंजाइश नहीं। जनता अब तो पेट्रोल डीजल अफोर्ड नहीं कर सकती, तो यही है। एक बात बताएं, कई साइकिलें ऐसी हैं जिसमें करियर नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बैठक में किस किस मुद्दों पे चर्चा हुई? वो एक बेहतर विकल्प देश को मिले, संवेदनशील विकल्प देश को मिले, इस पे चर्चा हो। बिल्कुल, ये जो चीजें हैं, फ्यूल प्राइसेस हो, वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आज जनता के जेबों पे वार किया जा रहा है और सत्ता पक्ष उम्मीद करते हैं हम उस पर बातचीत ना करें। साइकिल हर जगह चलेगी पूरे देश में। क्या क्या अंदर मीटिंग में बात हुई मुद्दों पे? सब थे। राहुल जी सबने धन्यवाद दिया, उन्होंने सबको लाया नाश्ता पे, एक अच्छी शुरुआत है। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी होंगे, आने वाले दिनों में ममता बनर्जी होंगे? कुछ दिन पहले वो भी है कि तालाब खुदा नहीं और मगर कूद पड़ा। पूरे संसद में समूचा विपक्ष एकजुट है। वो अपने आप में बहुत सालों बाद हुआ, दशकों बाद हुआ है कि समूचा विपक्ष एकजुट हो रहा है। राहुल गांधी की इस पार्टी में ममता बनर्जी के प्रतिनिधि बनकर सौगत रॉय पहुंचे। सभी पार्टी के लोग बता ये यूनिटी रखना है, यही बात हुआ। सौगत राय की ही पार्टी टीएमसी के ही नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके कहा था कि संसद में कानून बनाया जा रहा है या पापड़ी चाट। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान पर नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री जी ये भी कहा कि शुरू से हम कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार है और एक माहौल बनाने का कोशिश चल रहा है कि बिल इज ऑफ गवर्नमेंट और बाकी जो है ठीक है, बाकी भी चर्चा हम करने के लिए था, बाकी अपोजिशन का। इट इज नॉट करेक्ट, बिल ऑल्सो बिलोंग्स। 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के सत्र में तथाकथित जासूसी और किसान आंदोलन के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है। संसद के दोनों सदनों में अब तक 107 घंटे में से करीब 18 घंटे ही कामकाज हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान आम करदाताओं के 133 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। राज्यसभा की कार्यवाही 21% ही चल सकी है, जबकि लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 13%। इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें, फिक्र आपकी में फिक्र काबुल की आ रही है। बहुत बड़ी खबर अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जबरदस्त धमाका हुआ है।
रक्षा मंत्री के घर में घुसे अज्ञात बंदूकधारी। यह बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री के घर में अज्ञात बंदूकधारी घुस गए हैं। अफगान रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी के घर के पास धमाका। अफगानिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जबरदस्त धमाका हुआ है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के घर में तालिबानी या अज्ञात बंदूकधारी घुसने की खबर। अफगान मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं और यहां पर जो जानकारी हमारे सामने है निश्चित तौर पर आपको विचलित कर सकती है, परेशान कर सकती है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन इस वक्त आ रही है वो इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री, उनके घर में अज्ञात बंदूकधारी घुसने की खबर है। यहां पर और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से जानकारी आ रही है। काबुल में कार बम धमाका, यह पुराना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अफगान मीडिया के हवाले से खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। अज्ञात बंदूकधारी। सुमित मेरे सहयोगी इस वक्त अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, अभी निशांत कहा जा रहा है कि काबुल में जो नया शहर पड़ता है उसको वहां पर एक लोकल मार्केट में ये अटैक हुआ। कार के अंदर बॉम्ब लेकर आए थे और उसके बाद गनफायर शॉट्स उसके बाद शुरू किए गए और डिफेंस मिनिस्टर के घर को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। जो अभी तक हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर के घर को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। और अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि ऑपरेशन जारी है लगातार। वहां पर हम जो आवाजें सुन पा रहे हैं काबुल सिटी के अंदर वो ये कि सायरन की आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा अभी भी कई और जानकारी हैं जिसको लेकर अभी और पुख्ता चीजें आनी बाकी हैं। निशांत। सुमित, मैं उम्मीद करता हूं आप और जो आपके कैमरा पर्सन है वीरेंद्र मौर्य अभी सेफ हैं। जी, हम लोग अभी कहा यह जा रहा है कि जो टारगेट था वो डिफेंस मिनिस्टर का घर ही था, इसकी बात कही जा रही है। क्योंकि अभी मेरी कई लोगों से बात हुई निशांत, तो उन्होंने बताया कि डिफेंस मिनिस्टर का जो घर था वो इसमें टारगेट था। हालांकि अभी क्या कुछ चीजें हैं इसके बारे में अभी और चीजें नहीं पता लग रही है, लेकिन ये जरूर कि ब्लास्ट काफी बड़ा बताया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, डिफेंस मिनिस्टर का जो घर है निश्चित तौर पे वो अपने आप में किलेबंदी होती होगी वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल। सीरीपोरा जो मैं आपको इलाका बता रहा था, ये एक आउटर नया शहर कहते हैं इसको, और नया शहर लगातार वो इलाका है जहां पर कई जो डिप्लोमेट्स हैं, कई बड़े लोग जो हैं वहां रहते हैं और इसको ग्रीन जोन भी आप कह सकते हैं एक तरीके से। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट देखना है कि आखिरकार ये लैप्सेस कैसे हुए। गाड़ी में बॉम्ब लेकर आए थे बताया जा रहा है, एक्सप्लोजन हुआ जिसके बाद ये गनफायर शुरू हुई और अभी ऑपरेशन किस स्टेज पर है इसकी जानकारी हमें नहीं है। इनिशियल जानकारी सारी चीजें पता लग रही है, अभी और जानकारी आनी बाकी है निशांत। लेकिन ये जरूर है कि काबुल सिटी जिसको बहुत सेफ कहा जा रहा था या फिर जिसको कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा पुख्ता जो कॉर्डन्स किए गए हैं, अब कोशिश की जा रही है कि काबुल सिटी में ऐसे एक्सप्लोजन कर ऐसी टारगेट्स कर यहाँ पे क्योटिक सिचुएशन को बनाया जा सके। बड़ी अजीब सी बात है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से थोड़ी देर पहले, करीब 2 घंटे पहले जो ब्रीफिंग आई उसमें लिखा था कि 375 तालिबानी आतंकी मार दिए गए हैं 24 घंटे में और अभी उन्हीं को टारगेट किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये सबसे बड़ी जानकारी है। मैं सीधे चलूंगा और यहां पर मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ हैं। सुमित, एक और इंफॉर्मेशन में लेना चाहूंगा आपसे। ये जिस इलाके में हुआ है जाहिर सी बात है वो अपस्केल मार्केट होगा, अपस्केल इलाका होगा, यानी कि तालिबानी पहाड़ियों से उतरकर अब इन एरिया में आना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, मैं आपको यही कह रहा था कि काबुल को लेकर बहुत ज्यादा बात कही जा रही थी कि बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मैंने खुद देखा कि कई लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर तैयार की गई थी। हर जगह गाड़ियों को चेक किया जा रहा था, हर आदमी के ID कार्ड को चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि काबुल को लेकर बहुत लंबे समय से तालिबान के और कई आतंकी समूहों की ये साजिश रही है कि किसी तरीके से भी काबुल के अंदर सिचुएशन को बदला जाए। थोड़ा सा रोकूंगा सुमित, मेरे साथ जनरल शंकर प्रसाद जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने आ गई है। रक्षा मंत्री के घर के बाहर, घर के अंदर जो अटैक है, रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी, उनके घर पर अटैक की खबर है। मैं सीधे चलूंगा जनरल शंकर प्रसाद के पास। सर,
इसका मतलब क्लियर कट है कि वो अब अर्बन और अपस्केल एरियाज में भी अटैक करना शुरू कर चुके हैं। निशांत, ये बड़े दुख की बात है, बड़े अचंभे की बात है। इट्स वेरी बिग सरप्राइज टू मी, क्योंकि 3-4 घंटे पहले जब मैं आपके संग चैनल पे था तो मैं कह रहा था कि अफगान आर्मी अपने शहरों के बाहर जाके लड़ रही है, लेकिन ये तो शहर के अंदर घुस गए। इससे मेरा पॉइंट प्रूव ये हो रहा है कि अगर आप कितने भी हेलो जी सर, प्लीज गो अहेड। आप कितना भी पुख्ता अपना कर लें शहर को, लेकिन उसके अंदर फिर भी कोई ना कोई घुस ही जाते हैं और इस किसी में घुस जाते हैं और वहाँ पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज, एक्चुअली आई एम वेरी सरप्राइज कि डिफेंस मिनिस्टर के घर पे इस तरह से हमला हो रहा है। वो तो दैट शुड हैव बीन डेफिनेटली वेल प्रोटेक्टेड। तो वहाँ पर क्या बाहर कोई गार्ड वगैरह नहीं थी, कोई उसके पैरामीटर पेट्रोलिंग नहीं थी, क्या बात थी? इस समय तो आई एम एब्सोल्युटली नॉन प्लस टू रिप्लाई दिस। 4 घंटे पहले तो हम तस्वीरें देख रहे थे। सर, आप जो बता रहे हैं ये हमारे सामने भी बड़ी हैरान करने वाली जानकारी आ रही है। जलशंकर प्रसाद, रात के इस वक्त आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और डेवलपिंग स्टोरी आपके सामने है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।